रखेंगे इस चीज को। आपके पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे साइन नेगेटिव तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन समझो ये 2n+1, इस 2n+1 की रिगार्डिंग ही साइन किस चीज का हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ऑड हो गया, तो ऑड के हिसाब से क्या हो जाएगी वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव हो गया तो e की पावर क्या बन जाएगी यहाँ पे cos स्क्वायर, ये पाई माइनस एक्स यानी x रह गया अब आपके पास, इंटू में साइन क्यूब 2n+1 इंटू एक्स आ गया आपके पास, यानी इट सेंस माइनस का fx। तो जहां पर माइनस का fx आ जाए, 2a माइनस एक्स माइनस का fx आ गया, तो इसका मतलब वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, जीरो बन जाएगी। कितनी बन जाएगी वैल्यू यहाँ पे, जीरो। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें करना है सॉल्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे 10 क्वेश्चन के बारे में। कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, जिसमें उसने ए मैट्रिक्स आपको डिफाइन किया गया है 0, 2x माइनस 1 एंड रूट एक्स एंड 1 माइनस के 2x 0 एंड 2 रूट एक्स माइनस का रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स एंड 0 और डिटर्मिनेंट जहां x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव। तो कह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आई होप आप इसमें टिक कर सकते हैं, ठीक है ना, बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका ठीक होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डायगोनली जीरो आ गया, डायगोनली यदि जीरो है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों होता है, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसलिए, ध्यान से समझेंगे यदि इस बात को आप देखिए, यदि ए के बारे में बात करो, ये 1 माइनस 2x, यदि इसका माइनस बाहर निकालोगे तो शायद ये मिल गया आपको, ये माइनस का रूट एक्स ऑलरेडी आ ही रहा है, ये रहा रूट एक्स, और ये माइनस 2 रूट एक्स है तो ये प्लस के 2 रूट एक्स है। तो ऐसी कंडीशन किसकी बनती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये कितना है आगे वैल्यू, जीरो। क्यों, क्योंकि कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि माइनस के इक्वल हो जाए तो सब क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब एक कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का तुम सम करोगे तो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, जीरो मैट्रिक्स के। दैट्स ऑल, खत्म होगी बात। नहीं आई बात समझ में तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग एक तरीके से और कर लेते हैं जैसे इसने बताया हमें। ठीक है, समझ लेते हैं उस बात को हम, जैसे इसने डिफाइन किया हुआ है। डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, 2x माइनस 1 रूट एक्स 1 माइनस का 2x 0 2 रूट एक्स माइनस का रूट एक्स माइनस का 2 रूट एक्स एंड 0। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर ले, एक्सपेंड बाई R1। जब तो इसे R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेगा, कैसे करेगा, जीरो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई तो सारा जीरो ही आएगा, छोड़ दे। माइनस 2x माइनस 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी तो जीरो माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करो तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 रूट एक्स की रूट एक्स तो प्लस के 2x हो, फिर प्लस रूट एक्स। अब रूट एक्स की मल्टीप्लाई करनी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इसकी मल्टीप्लाई आपको किसमें करनी है, इसमें करनी है। ठीक है, तो कर सकते हैं आप। माइनस के 2 रूट एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 2 रूट एक्स, और माइनस के 2 रूट एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 4 और रूट एक्स इंटू रूट एक्स। ठीक है भाई, और रूट एक्स की अगर इसमें जीरो तो ये जीरो हो गया, तो आगे फाइनली आपके पास ये। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पे, नीचे आते हैं। माइनस 2x की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस का 4x स्क्वायर, और माइनस के करेंगे तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस का हो जाएगा यहाँ 2x। ये देखिए रूट एक्स की रूट एक्स से गए तो माइनस का 2x, प्लस रूट एक्स की 4x से करेंगे तो प्लस का आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल, कितना फाइनली गेट हो गया आपको, जीरो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये मैट्रिक्स का कंसेप्ट था, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी आपने डिस्कस किया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है थोड़ा समझ लीजिए, कंसेप्ट की बात है। अब तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब कोई मैट्रिक्स होता है और उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो जाए, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझ लीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कहते हैं कोई मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि उसके माइनस के इक्वल आ जाए तो उसे आप क्या बोल देंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे आप उसको? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉल कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल पूछे तो ये इट्स ए परफेक्ट एग्जांपल है, आप ये भी दे सकते हो इसका एक एग्जांपल। ठीक है ना, कोई भी आप ले सकते हैं, पर ध्यान रखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बेसिकली ज्यादातर मैक्सिमम डायगोनल एलिमेंट कितने दिखेंगे आपको? 0 दिखेंगे। डायगोनल एलिमेंट कितने दिखते हैं इसके? 0 दिखते हैं मैक्सिमम पार्ट पे। ठीक है ना, लेकिन हमें बेसिकली डेफिनेशन अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि कहना क्या चाहता है कि कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज माइनस के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। मैक्सिमम प्रीफर हम लैंग्वेज को करते हैं इसके। ओके, चलो दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। इसमें अभी बीच में वीडियो पॉज हुई थी, वो पॉज सिर्फ इस वजह से हुई थी कि एक टेक्निकल एरर था, वो एरर की वजह से नेट इश्यू था, तो इसलिए वो वीडियो बीच में रुकी होगी आपके लिए। ठीक है ना, तो बढ़ते हम आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, यदि आपको महसूस हुई होगी तो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द फीजिबल रीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू द कंस्ट्रेंट of linear programming problem is given below. Which of the following is not a constraint to the given linear programming problem? यानी उन्होंने क्या कर रखा है आपको, उसने ये बना के दे रखा है, ये उसने आपको बना के दे दिया कि ये जिसका ये कंस्ट्रेंट थे उन कंस्ट्रेंट की हेल्प ले ली और ये बना दिया इसने, फिजिबल रीजन तैयार कर दिया, कॉमन बाउंडेड रीजन बना दिया। तो कह रहा है कि बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी जो कंस्ट्रेंट का हिस्सा नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, वो आपको बताना है जो किसका हिस्सा नहीं है? कंस्ट्रेंट का हिस्सा नहीं है, वो कंडीशन बतानी है आपको। वो बतानी बहुत इजी है। देखिए सारे ऑप्शन में ये जो लाइन लिखी हुई है इस ऑप्शन में ही हम मैच कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन से ही चेक करा जा सकता है, इसे ध्यान से समझना कैसे कि इसने लिखा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, चेक करने का तरीका क्या है? पहले देख लो उसमें है क्या है। यस, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये रहा x प्लस वाई वाली लाइन, यानी ये लाइन ये मिल गई। लेकिन अब इसे पता करना है कि ये रीजन सेलेक्ट करा रही है, ये वाला रीजन दे रही है कि जो बना रखा है इन्होंने, ये वाला रीजन मिल रहा है क्या हमें? ठीक है, तो चेक करते हैं कैसे करते हैं, ध्यान रखो। x भी 0 रख दो, y भी 0 कर दो, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या 0 2 से ज्यादा है? क्या 0 2 से ज्यादा है? नो, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो आपको पता है कि इसका जो शेडेड पार्ट आएगा वो किधर की जाएगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। कहां पे जाएगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब इधर की तरफ भागेगा, तो इस मतलब कॉमन पार्ट देगा डेफिनेटली, यानी यस ये तो कंटेन करेगी लाइन इस कंस्ट्रेंट में, क्योंकि इधर की तरफ का ही तो एरिया आ रहा है आपके पास, तो यही आपको कॉमन एरिया मिल रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन कंटेन कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बी ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10। अब आप चेक कीजिए, इसमें भी x की जगह 0 रख दीजिए, y की जगह 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 10। आई होप ये वर्ड क्या है? ट्रू है। ट्रू है तो क्या करेगा? टूवर्ड्स द ओरिजिन। पहले चेक कर लो ये लाइन भी है नहीं है, ये भी x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, तो ट्रू आ गया। टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब इधर की तरफ, नीचे की तरफ आएगा, तो यानी इसमें ये वाला कॉमन रीजन भी आता है। आगे यस, कॉमन रीजन है, यानी कंटेन कर गई है। ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन सी x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x भी 0 रख दो, y भी 0 रख दो, तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 1। यस या नो? फॉल्स है, क्योंकि 0 कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। फॉल्स हो गया तो रीजन जो होगा इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा। अवे फ्रॉम द ओरिजिन, पहले लाइन चेक करो, है भी नहीं है। x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये रही वो लाइन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है ना, तो ग्रेटर देन 1 का उसने, यानी ग्रेटर देन, देखो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉल्स है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जानी चाहिए थी। कहां पे जानी चाहिए थी? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अवे फ्रॉम द ओरिजिन क्या है? अब इस बात को थोड़ा समझेंगे आप। अवे फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब है ये लाइन ये वाला रीजन देगी, ये वाला, तो ये तो कॉमन रीजन में नहीं आता ना, ये तो कॉमन रीजन में नहीं आता, तो इसका मतलब ये कंस्ट्रेंट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कॉमन रीजन में तो नहीं जा रही ना ये लाइन, यदि कॉमन रीजन में जाती तो ये कंटेन कर जाती कंस्ट्रेंट के अंदर, लेकिन अब ये जा ही नहीं रही तो कैसे कंटेन कराएं? ठीक है,
और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट होगा। देख लीजिए 0 लेस देन इक्वल टू 1, यस ट्रू कंडीशन होती है क्योंकि 0 1 से छोटा होता है तो ऑनलाइन इनसाइड ही आएगी, कंटेन करेगी। तो फाइनली यानी ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको मेरी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम ऑप्शन से कैसे चेक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन 12 को। A vector and B vector, then the vector form of the component of A vector along B vector। अच्छा कंसेप्ट है। कंपोनेंट वेक्टर कैसे निकाला करते हैं, किसी की डायरेक्शन में। देखो यदि आपको A वेक्टर का आपको कंपोनेंट वेक्टर निकालना है, ध्यान से समझना क्या निकालना है, कंपोनेंट वेक्टर निकालना है आपको। यदि आपको कंपोनेंट वेक्टर निकालना है ए वेक्टर का अलोंग बी वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। कंपोनेंट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कंपोनेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। कंपोनेंट वेक्टर फॉर्मूला होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और जिसकी डायरेक्शन में निकालते हैं उसका कैप लगा देते हैं, बी कैप, जिसकी भी डायरेक्शन में निकालते हैं। यानी फाइनली आपको जो याद रखना है फॉर्मूला, वो याद रखना है दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट, जैसे हम प्रोजेक्शन निकालते हैं, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये होता है कंपोनेंट वेक्टर का फॉर्मूला, ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यही इसने क्वेश्चन पूछा, या मान लीजिए ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर दो, दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब लॉजिक क्या होता था आपको पता ही है। जब हम दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जे के साथ करते हैं, ठीक है ना। तो हम आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई के साथ 4 की 3 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 12, फिर प्लस जे के साथ 6 4 जा 24, और डिवाइडेड में मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको पता है, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर कितना दिया उसने आपको 3j प्लस का 4k कैप। तो अब आप देखिए कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो इस बात को कितना आ जाएगा 36 अपॉन 3 3 जा 9 और 16 25, 36 अपॉन 25 का पेयर बाहर निकाल दीजिए, सॉरी 25 का क्या निकलेगा, पेयर बाहर निकलेगा यहाँ पे। तो आपके पास कितना आ गया भाई, ऊपर तो बचा 36 और 9 16 25 यानी 5, और ये आपके पास 3j प्लस का 4k कैप। तो अब ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। देख सकते हैं इसमें कौन सा क्या लिखा हुआ है, 36 अपॉन 5 4i प्लस 36 अपॉन 5 मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी बी का स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमारा स्क्वायर रूट तो खत्म ही हो ही जाएगा यहाँ से, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर है तो ये 25 ही रहेगा। 36 अपॉन 25 3j प्लस 4k, 3j प्लस 4k बी वेक्टर आ गया, ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। इसमें तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या इसमें, 3j प्लस 4k, यस 3j प्लस 4k तो सब में आ रहा है, 3j प्लस 4k, ये रहा 3j प्लस 4k, ये लिखा हुआ है आपके पास 3j प्लस 4k, ठीक है 3j प्लस 4k, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। बस ये ध्यान रखेंगे यदि आपको a डॉट b करना है तो उसके हिसाब से आपको काम करना होता है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट क्या है वो बात को समझे, यहाँ पे बात समझ में आई क्योंकि मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 18/25 3j प्लस 4k, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको ये बात समझ में आ गई होगी मेरी, ठीक है। अब बात को थोड़ा समझिए, जब किसी के भी अलोंग कर दें ए अलोंग बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डॉट बी कैप, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। एक मिनट चेक कर लेते हैं, वहां 18 है या 36 आ रहा है, 3j प्लस 4k कैप। एक बार कैलकुलेशन एक बार देख लेना, हमें लगता है कि कैलकुलेशन हमारी ठीक है, क्योंकि 3j प्लस 4k तो बाकी किसी में दिख भी नहीं रहा है, इसी में ही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी होगा। लेकिन फॉर्मूला यही होता है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, कंसेप्ट यही है भाई, इसका कंसेप्ट का दूसरा नहीं होता है, कंसेप्ट यही होता है। ए वेक्टर का अलोंग बी वेक्टर के दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इनटू बी वेक्टर, क्योंकि बी वेक्टर क्या है 3 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 25, 36 अपॉन 25 3j प्लस 4k, यही होता है इसका कंसेप्ट, इसके अलावा कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं ये गलत भी हो सकता है, बाकी ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ये है
करने का तरीका ये होता है, ठीक है ना। उम्मीद करेंगे 12th क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आप अच्छे से सीख गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, given that A is a square matrix of order 3 and determinant of A, determinant A की वैल्यू उसने दे दी आपको -2, कह रहा है कि adjoint of 2A के होल डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होगी, किसके इक्वल होगा, ये आपसे पूछ लिया है, ठीक है। लेकिन कितने ऑर्डर का बताया उसने, ऑर्डर बताया 3 ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का। एक कोई मैट्रिक्स है A, तो उसमें उसने कहा डिटर्मिनेंट A की वैल्यू -2 है, तो देन एडजॉइंट ऑफ 2A इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। अब एक मिनट इसमें बात को थोड़ा समझेंगे, कौन कौन से पॉइंट लगेंगे। आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था अभी इससे ही प्रीवियस वाले पार्ट में। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बी, यदि ए और बी का ऑर्डर n है, क्या ऑर्डर है, n ऑर्डर के हैं, तो k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b होता है। यदि हम एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं, उसका होल डिटर्मिनेंट करते हैं, तो डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होती है। यदि हमारे साथ एडजॉइंट ऑफ a आ जाए और कांस्टेंट क्वांटिटी में k हो, तो k की पावर n-1 बाहर आ जाती है और एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यदि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था पूरा का पूरा जी का। तो एडजॉइंट ऑफ 2a क्या लिख सकता हूँ, एडजॉइंट ऑफ 2a को डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर कितनी n-1, ये लगा दे इसने, डिटर्मिनेंट की पावर n-1 यानी 3-1, तो 2a और उसकी पावर कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई, ठीक है। डिटर्मिनेंट की पावर कितनी बन गई है, स्क्वायर में आ गई है। अब ये बात को समझो, इसको मैं ओपन करना चाह रहा हूं, तो इसे ओपन करूंगा 2 की पावर से। किससे ओपन करूंगा, 2 की पावर से, 2 की पावर 3। क्यों, क्योंकि के ए, ये वाला कंसेप्ट लग गया इसमें, के ऑफ ए बी का होल डिटर्मिनेंट, ये वाला कंसेप्ट। तो के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और उसका क्या लग रहा है ऊपर, होल स्क्वायर। तो 2 की पावर 3 उसका होल स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, 2 की पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू उसने आपको दे रखी कितनी, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू उसने रखी -2, उस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 4, तो यानी 2 की पावर कितनी आ गई आपके पास 8 आ गई है, 2 की पावर कितनी आ गई है 8। तो करेक्ट कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 2 की पावर 8। उम्मीद करूंगी ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो ये डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर ली है। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का होल, यदि मैं बात करूं एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए के होल ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली पूछता है, इन तीन में से कोई एक प्रॉपर्टी पे जरूर क्वेश्चन आता है, इसमें से कि एक क्वेश्चन ये सेट किया गया था जो आपको मिल गया है। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब हम लेके चलते हैं 14। उसने कहा एक प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स की, इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स हुज चांस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3, 1/4। यानी किसी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को 3 स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, तो उनके सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/3, 1/4 है। यानी 3 फ्रेंड है ए बी सी, मान लीजिए ए के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी के सॉल्व करने की, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और सी को सॉल्व करने की उस प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4। तो इफ द इवेंट्स ऑफ देयर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आर इंडिपेंडेंटली, तो देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, यानी तीनों के द्वारा ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा समझो, यानी तीनों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एटलीस्ट वन इसे सॉल्व करे, कम से कम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, कम से कम एक,
तीनों भी कर सकते हैं एटलीस्ट, मतलब इस कंसेप्ट का कहने का मतलब यही है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी विल बी सॉरी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, ये प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए कंप्लीटली। संभावना होती है ना किसी काम को करने की दो केस हो सकते हैं, या तो वो सॉल्व हो सकता है या वो सॉल्व नहीं हो सकता है। तो कह रहा है कि तीनों के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कंप्लीटली सॉल्व हो जाए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए यानी आप क्या कह रहे हैं, जो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो ये करनी है कि चांस ऑफ अकेरेंस ऑफ इवेंट्स एटलीस्ट, कम से कम एक, एटलीस्ट ए बी एंड सी, कम से कम एक इवेंट इसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा, यानी तीन में से कोई ना कोई एक स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये होता है यदि हम वन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब ये हो गया। अब इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट हैपनिंग। तीनों के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करो तो नेट सॉल्व होने की, भाई 1 में से यदि मैं माइनस कर दूं नॉट सॉल्विंग होने की प्रोबेबिलिटी, तो उम्मीद करता हूं कि हमें क्या निकल जाएगी, सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। क्योंकि जस्ट इमेजिनेशन का खेल है सारा का सारा, क्योंकि हैपनिंग होने के केस, समझो किसी इवेंट के हैपनिंग होने के केस, या तो वो इवेंट हैपन होगा या वो नॉन ऑकरेंस, यानी या तो इवेंट हैपन हो गया या नॉट हैपन होगा, दो ही तो केस हो सकते हैं। वही है कि लाइफ में या तो हमें सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगी, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है नहीं होता है। तो यदि हम इसमें से फेलियर को निकालना है, तो यदि मैं 1 में से सक्सेस को माइनस कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, फेलियर। वही है कि सक्सेस यानी सॉल्विंग, यानी यदि 1 में से यदि मैं नॉट सॉल्विंग को माइनस कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी, क्या निकल जाएगी, सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। किस में से, यदि 1 में से किसको माइनस कर दूं, नॉट सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। और ये तीनों की तीनों इवेंट कैसी है, तीनों इवेंट है इंडिपेंडेंट। कैसी इवेंट है, इंडिपेंडेंट। यदि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डू नॉट अफेक्टेड, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगे। तो भाई तीनों के नए मिस नए होने की प्रोबेबिलिटी बता दो क्या क्या होगी, बस इसे सॉल्व कर लो। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, नए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 में से माइनस कर दो। बी के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 1 में से माइनस कर दो। सी के होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो, तो नोट होने की निकल जाएगी 1 माइनस 1 में से 1 हाफ गया 1/2, 1 में से 1/3 गया तो 2/3, 1 में से 1/4 गया तो 3/4, 4 माइनस 1 3/4। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1/4 कैलकुलेट करें कितना आ गया, 3/4 इज द करेक्ट आंसर। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो यानी इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि इस तरह से आपको सॉल्व करने में परेशानी हो रही है, तो इसका एक तरीका और समझ सकते हैं, वो तरीका आपको थोड़ा समझ में और भी आ जाएगा बेहतर तरीके से, ठीक है। ये एक शॉर्ट तरीका था इसका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को हमें अटेम्प्ट करना है, तो हम इस तरह से भी इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि क्वेश्चन ये 3 मार्क्स में भी आएगा तो तुम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 2 मार्क्स में भी आएगा तो भी आप इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और यदि दोबारा देखना चाहते हो तो पॉज द वीडियो और आप इसे क्या कर लीजिए, बैकवर्ड कर लीजिए, वीडियोस को पीछे की तरफ मूव कर लीजिए, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, भाई प्रॉब्लम सॉल्व होनी है, देखो तीनों के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व होनी है, किसके द्वारा होनी है, तीनों के द्वारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब थोड़ी सी बात को समझना, यानी उस प्रॉब्लम को ए ने सॉल्व करी होगी तो बी और सी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्या तो ये केस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सॉल्व होनी तीनों से ही, तीनों के द्वारा ही। ये ऐसा हुआ होगा कि प्रॉब्लम बी ने सॉल्व कर दी होगी, किसने सॉल्व कर दी होगी, बी ने, प्रॉब्लम बी ने सॉल्व कर दी होगी, तो अब ए और सी पे सॉल्व नहीं होगी। यह ऐसा होगी प्रॉब्लम सी ने सॉल्व कर दी होगी तो ए और बी पे सॉल्व नहीं होगी। अब यह ऐसा हुआ होगा कि प्रॉब्लम ए बी ने सॉल्व कर दी, सी ने सॉल्व नहीं करी। यह ऐसा हुआ होगी प्रॉब्लम बी सी ने सॉल्व कर दी, ए ने सॉल्व नहीं करी होगी। यह ऐसा हुआ होगी प्रॉब्लम सी ए ने सॉल्व कर दी होगी, बी ने सॉल्व नहीं करी होगी। ऐसा हो सकता है, ठीक है। यह ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम तीनों ने क्या कर दी होगी, सॉल्व कर दी होगी। उम्मीद करूंगा कि ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इन सबको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके जो 1 माइनस 1/4 यानी कुल मिलाकर कितना आता है 3/4, वो आपको निकल जाएगा। नॉट हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, किसी की भी नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर दो। यदि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दीजिए,
यदि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सी चाहिए तो क्या कर दो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कर दीजिए, आपको यहाँ से निकल जाएगी नॉट हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यानी कोई ना कोई तो प्रॉब्लम को क्या कर रहा होगा, सॉल्व कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि तीनों सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तीनों ही सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि तीनों के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने आपसे, ठीक है ना। तो कोई ना कोई एक जरूर सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को। देखो कम से कम एक तो सॉल्व जरूर करेगा उस प्रॉब्लम को। यहाँ पे एक सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ बी कर रहे हैं, यहाँ सी, अब यहाँ दो सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब बाद में कौन करेगा, तीनों के तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इस कंसेप्ट समझ में आ गया होगा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 14। क्योंकि मैं डिस्कस फिर से कर लेता हूँ, एक वर्ड आया ऐसा बहुत अच्छा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी हम बात कर भी रहे हैं इंडिपेंडेंट के बारे में। इंडिपेंडेंट क्या कह रहा है आपको, देखो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है डू नॉट अफेक्टेड, जो किसी भी प्रॉब्लम में कोई फर्क ना डाले, उसे हम बोल देते हैं डू नॉट अफेक्टेड, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या बोलेंगे आप उसे, इंडिपेंडेंट इवेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं आप उसे, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट डू नॉट अफेक्टेड, ये ध्यान रखेंगे। यानी E1 और E2 दो इवेंट ऐसे जो आपस में क्या कर रहे होंगे, डू नॉट अफेक्टेड हो रहे होंगे, यानी एक दूसरे को कोई भी प्रभाव नहीं डालते। तो ये होती है इंडिपेंडेंट इवेंट। और इसमें क्या होता है कि दोनों के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला होता है। और यदि इफेक्ट डाल देते हैं तो फिर वो डिपेंडेंट इवेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या जाता है, डिपेंडेंट इवेंट, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशंस क्या होती है और कैसा हमें अप्लाई करना है। तो ये पेज भी हमारा हुआ फाइनली पूरा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप क्वेश्चन नंबर 14 तक आपने देख लिया है वीडियोस को और आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, ठीक है। और फिर देखिए आगे इसे शेयर भी कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 14 तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यदि है तो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, हम रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे एज सुन एज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए 14 तक। तो इस पेज पे आपके कितने क्वेश्चन के आंसर ठीक है जो आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आउट ऑफ 14 क्वेश्चन कितने आपके ठीक हो गए हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपका एक क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या कह रहा था, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx, क्या लिखा है इसने, y dx माइनस का x dy इक्वल टू 0, ये लिख रहा है y dx माइनस का x dy इक्वल टू 0, गिवन है x y इज ग्रेटर देन 0 इज ऑफ द फॉर्म, इसमें से कौन सी फॉर्म होगी इसकी करेक्ट। देखिए जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले dy अपॉन dx बनाते हैं। क्या बना लेते हैं हमेशा, dy अपॉन dx। तो हमें पहले dy अपॉन dx बनाना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हो क्या होना चाहिए, dy अपॉन dx। फिर उसके बाद हम तीन पार्ट्स को देखते हैं। पहला, वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है क्या, यानी x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ हो पा रहे हैं क्या। फिर हम दूसरी चीज में देखते हैं कंडीशन में होमोजीनियस, होमोजीनियस बन रहा है क्या। होमोजीनियस का मतलब है कि उसकी हर एक टर्म में डिग्रियां सेम आ रही है क्या। फिर हम तीसरा केस देखते हैं, क्या वो क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है क्या। इसका क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है क्या। फिर हम इसे चेक करते हैं, ठीक है। अब कहानी क्या है, देखिए होमोजीनियस में हम क्या करते हैं, इस टर्म में डिग्री सेम तो वहां पे पुट कर लेते हैं हम ज्यादातर y इक्वल टू vx। क्या करते हैं, y इक्वल टू vx। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चनों में दो तरह की कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिलता है e की पावर pdx, और इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dx प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c, ठीक है। अब हम बात करें यदि b पार्ट की, जो b पार्ट है हमारे पास वो है ये कि dy अपॉन dx प्लस के qy इज इक्वल सॉरी py ex, सॉरी यार बुद्धि चकरा गई अब है। चलिए b पार्ट dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया यार, q हो गया। तो जहां ये p और q दोनों ही किसके फंक्शन होते हैं, यहाँ पे ये y के फंक्शन होते हैं,
और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e की पावर p dy, और इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो होता है x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। ये होता है इसका फॉर्मेट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं, इन पे क्वेश्चन भी करा देंगे अभी सॉल्व, यदि इससे रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन तो ये टॉपिक थे आपके पास, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के, जिसमें हम चेक करते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक, क्वेश्चन क्या है इस बात को थोड़ा समझेंगे अब आप। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन में dy अपॉन dx बनाते हैं बिना सोचे समझे कुछ, x dy इज इक्वल टू y dx। ठीक है, dx को इसके अपॉन में लिया है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। तो पहला पार्ट आता है वेरिएबल सेपरेबल, क्या वेरिएबल सेपरेबल हो रहे क्या, y वाला एक तरफ x वाला एक तरफ हो पा रहे हैं, यस हो जा रहे हैं। तो dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड इसे अप्लाई करें तो प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो 1 अपॉन y का इंटीग्रल आपको पता है कितना होता है, log mod ऑफ y, और 1 अपॉन का log mod ऑफ x। तो भैया फेस देख के बदल जाता है, तो ये तो चेहरा देख के बदलने वाला इंसान है, जैसे कि आजकल नेचर हो चुका है लोगों का कि चेहरा देख के बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज है, चेहरा देख के बदल गया ये भी, तो log c अप्लाई कर सकते हैं, mod ऑफ c। तो log mod ऑफ कितना हो गया, यहाँ पे भी c अप्लाई हो गया। तो आप इसे log से log कंपेयर करें तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ऐसे, xc। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, कैसे लिखा है, आपने ऐसा लिखा कि भाई आपको पता है कि जो log m होता है और प्लस जो log n होता है, log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू n होता है, कितना होता है भाई, log m इंटू n होता है। तो log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू n। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान भी होंगी, log की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपको बेसिकली ध्यान नहीं चाहिए। log a की पावर m, पावर साइड में आती है, m log a लिखा जाता है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। log बेस ए बी है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, log b ऊपर और log a नीचे। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, log यदि आपके पास a अपॉन b है या m अपॉन n है तो आप इसे ऐसे लिख देना, log m माइनस के log n। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी और होती है जो डिफरेंशियल में काफी यूज की जाती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि आपको e की पावर लिखनी हो, e की पावर में यदि log a की पावर m है तो इस पूरे का सॉल्यूशन नीचे 1 बन जाता है और ये नीचे उतर के जाता है, तो a की पावर m आ जाता है। लेकिन शर्त यह है कि e की पावर log m होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो करेक्ट है हमारा वो कौन सा है, अब बता सकते हो। y इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, xc। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, y इज इक्वल टू cx। उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ उसने कहा था वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू बताइए यदि दो वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ध्यान से समझेंगे, जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी दो वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो किसकी इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो बस दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई की आई के साथ मल्टीप्लाई, जे की जे के साथ मल्टीप्लाई, के की के साथ मल्टीप्लाई, कितनी होती है 1। मतलब जी, मतलब ऐसे बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। तो इसी तरह से आपने आई की आई के साथ डॉट करी तो आई की आई के साथ 2 3 से कितना हो गया 6, जे की जे से करी माइनस के कितना हो गया लैम्डा, के की के साथ करी तो कितना हो गया प्लस के 2 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई यहाँ पर 0। जब भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल तो टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो 6 to 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली यहाँ से 8 आपको फाइनल गेट हो गई। तो ऑप्शन नंबर इज द डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जब डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन आएगा तो डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला आपको याद रखने चाहिए हमेशा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा होता है। यदि इन दो वेक्टर के बिटवीन एंगल फाइंड आउट करना है तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट और उसका डिवाइड कर दो उनके सेपरेट मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के। ठीक है, और परपेंडिकुलर के हिसाब सभी गए कि यदि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए ना तो cos 90 कितना होता है 0, तो ये cos 90 0, तो दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी किसकी इक्वल हो जाती है 0 के। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी मेरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपने बता ही दिया, डी है, ठीक है। अब बात करते हैं 17 की। थोड़ा 17 समझेंगे, अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है। देखिए 17 क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स कोई फंक्शन बताया, एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। वो कह रहा है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए। आपको पॉइंटों का सेट बताओ जिसपे गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जीरो टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैसे, हाउ, अब इस बात को थोड़ा समझेंगे। देखिए क्योंकि जीरो एक ऐसा पॉइंट होता है, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, मैंने प्रीवियस मॉक टेस्ट वाले पार्ट में मैंने आपको बता रखा है, फिर बता रहा हूँ कि जो मोड एक्स होता है इज इक्वल टू जीरो पर, ये इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल कभी नहीं होता, कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। किस पॉइंट पर, जीरो पर। क्यों, क्योंकि जो मोड के अंदर वैल्यू होगी उसके इक्वल लग देना, वो कभी भी उस पर क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन अब ये लिखा आपके पास, एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, इसके दो केस बनेंगे। पहला केस, मोड को मैंने ओपन कर दिया, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो ये पॉजिटिव आएगा x प्लस एक्स, और यदि x लेस देन जीरो तो वैल्यू क्या आएगी, x माइनस एक्स। फाइनली यदि मैं इस बात करूं तो कितना मिलेगा, 2x। कब मिलेगा, जब x की वैल्यू या तो जीरो या जीरो से ज्यादा हो। और जीरो कब मिलेगा, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होगा। यानी कुल मिलाकर यदि मैं से ग्राफ से समझो इस बात को, ऑप्शन में से आंसर निकल गया इसका। देखो ये ध्यान दे, देखो ये ग्राफ बनाना, बस इसका कुछ नहीं करना। जब भी मैं जीरो या जीरो से ज्यादा वैल्यू बड़ी लूंगा तो हमेशा 2x मिलेगा। 2x का मतलब क्या है कि भाई y इक्वल टू 2x, एक स्ट्रेट लाइन आती है। क्या आती है, y इक्वल टू 2x, कौन सी होती है, एक स्ट्रेट। इस पूरे फंक्शन को y के इक्वल बोल दो ना यार। दो केस हो गया, एक तो y इक्वल टू 2x हो गया और एक y इक्वल टू जीरो हो गया। 2x कब मिल रहा है, जब x की वैल्यू जीरो से ज्यादा हो। जीरो से ज्यादा पे मतलब समझ अब मेरी बात को, ये जीरो है आपके पास। जीरो से ज्यादा का मतलब सारा फंक्शन y इक्वल टू 2x, ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है। ये लाइन हमेशा किससे पासिंग थ्रू होती है, ओरिजिन से पासिंग थ्रू। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी y इक्वल टू mx वाली लाइन आएगी, ये वाली लाइन हमेशा ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है, जैसे इस तरह की कोई लाइन लिखी हुई होती है, ठीक है। और ये देखो ये सारा पोर्शन x है, ये y है, तो इधर का जितना भी सारा पोर्शन है जीरो से ज्यादा है, ये तो हो गया x ग्रेटर देन जीरो। कब, जब y इक्वल टू कितना हो गया, 2x। और उसने कहा जब x की वैल्यू लेस देन जीरो तो सारा कितना आएगा, कंसेप्ट में जीरो, तो जीरो तो आना ही है, ठीक है। नेगेटिव पे सारी वैल्यू, जितने भी नेगेटिव रखूंगा सबका सोल्यूशन कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पे जीरो मिलेगा। तो यानी जीरो एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे ग्राफ मेरा क्या दिखा सकता है, मुझे डिफरेंशिएबिलिटी दिखा सकता है। तो उसने पूछा है कि भाई इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। देखो आपको क्या बताना, वे पॉइंट बताने हैं जिस पर पॉइंट मेरा फंक्शन क्या होगा, इज डिफरेंशिएबल आ रहा होगा। मुझे वे पॉइंट बताएं जिस पर पॉइंट ऑफ फंक्शन क्या आ रहा होगा, डिफरेंशिएबल आ रहा होगा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबल किस पर आ सकता है, देखो डिफरेंशिएबल तो मैंने कहा कि फंक्शन किस पर डिफरेंशिएबल आ सकता है वो बताना है आपको। डिफरेंशिएबिलिटी का क्या रूल होता है कि जिसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आ सकती है। ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, जीरो से कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। और ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू लेस देन जीरो, रख के वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। कितनी मिलेगी, जीरो। कहां तक, x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो रख दे, कहां तक रख देगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो, यूनियन जीरो से इन्फिनिटी। ये डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट है जिसपे मेरा गिवन फंक्शन क्या हो रहा होगा, डिफरेंशिएबल आएगा। क्या आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा। उम्मीद करूंगा कि ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी ग्राफ के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ग्राफ y इक्वल टू 2x लाइन है, लाइन में x ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा कहां तक रख सकता है तू, प्लस इन्फिनिटी तक रख सकता है मेरे दोस्त, उससे ज्यादा नहीं रख सकता, ठीक है। तो जीरो से कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक रखना है। कहां तक रखना है, प्लस इन्फिनिटी तक। जीरो से इन्फिनिटी एक तो पॉइंट हो गया, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो डिफरेंशिएबल हो गई होगा ये वाला कांसेप्ट, ठीक है ना। और x लेस देन जीरो पर, लेस देन जीरो मतलब माइनस नेगेटिव तो जाना, कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। फंक्शन की वैल्यू सब पे कितनी आएगी, जीरो, तब फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो यानी माइनस इन्फिनिटी से जीरो, यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी। तो दैट्स योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। देखो दोस्तों, मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए स्पेशल, आपके लिए इसलिए लेके आएंगे जिससे कि कुछ भी पेपर में कोई कंफ्यूजन ना रहे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। ये दो मॉक टेस्ट पेपर आपको आइडिया दे देगा कि आपको एग्जाम में अपने क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, इनका थोड़ा आपको ध्यान रखना है।
इसलिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूँ मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कि मेरे को बात करनी नहीं आती है, बात तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन अभी आपके लिए प्रीसियस टाइम है और उस प्रीसियस टाइम को थोड़ा हमें संभालना होता है। तो आपका हर एक टाइमिंग, हर एक घंटा, हर एक मिनट आज 9 तारीख तक काफ़ी प्रीसियस रहने वाली है, तो बेसिकली आप उसी पे ही फोकस करें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वीडियो भी हमें ज़्यादा लंबी नहीं करनी जिससे कि आपको बोर हो जाए। इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, आपको उसने लाइन दे दी 1/c 1/c 1/c, इसकी क्या बतानी है आपको? डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। क्या बताने हैं इसके? डायरेक्शन कोसाइंस। और आपको एक लिंक समझ में आता होगा डायरेक्शन कोसाइंस। हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। किसी लाइन के डीसीज ही हैं, किसी लाइन के क्या है? डीसीज है, तो उस बिहाफ पे कह रहा है कि बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ ए लाइन, किसी लाइन के डीसीज यदि 1/c 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 है, तो देन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? सी की वैल्यू 0 से 1 होनी चाहिए, सी की वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए, सी की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 होनी चाहिए, या सी की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू होनी चाहिए ये बता रहा है कि यदि आपको लाइन की क्या गिवन हो, डीसीज गिवन हो, डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कनेक्टिविटी आनी चाहिए। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल की वैल्यू 1/c यानी 1/c का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपके पास हो गया 3/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सॉरी 3, तो सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, सॉरी ये 3 है भाई। ठीक है, तो प्लस माइनस रूट 3, सी की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस रूट 3 इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बात डीसीस की आ गई, तो थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट समझ लीजिए अपना, एक छोटा सा कंसेप्ट। ठीक है, देखिए डीआरस को हमेशा ए बी सी से डिनोट करते हैं और डीसीस को हमेशा एल एम एन से डिनोट करते हैं। जो एल होता है वो प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी हो स्क्वायर। यानी डीसीज और डीआरस में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, डीसीज और डीआरस में ये रिलेशन होता है। यदि आपको डीआरस दे रखे हो और आपको क्या निकालना हो? डीसीज निकालना हो, तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है ध्यान रखेंगे इस बात का इसमें, और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। देखिए, और बेसिक बात है, ये एक चीज ध्यान रखना, जो 3 डायमेंशन में हम बात करते हैं, क्योंकि आपको ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होता है, ये आई कैप, ये जे कैप, और ये आपके पास होता है एक के कैप, और आपके पास इसमें क्या होती है? एक डायरेक्ट लाइन होती है जिसका हम बोलते हैं आर वेक्टर, जिसका एक कोऑर्डिनेट पी पॉइंट होता है। ठीक है, तो आपके जो एक्स एक्सिस से एंगल बनता है वो अल्फा, वाई एक्सिस से जो एंगल बनता है वो बीटा, और जेड एक्सिस से जो एंगल बनता है वो गामा बनता है। तो यानी यहाँ पे हम कोस अल्फा के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना एल इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास? कोस अल्फा होता है। जो जो डीसीज होता है, डीसीज में एल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? कोस अल्फा लिखते हैं। एम इज इक्वल टू हम लिखते हैं हम लोग कोस बीटा, और एन इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग कोस गामा। यदि कभी आपको एंगल दे दिए जाए डीसीज के खेल में, एल एम एन अल्फा बीटा गामा आपको एंगल दे रखे हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा। यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं से एक लिंक कनेक्ट होता है। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ से। ठीक है, ये कहाँ से? ये सारा लिंक यही तो था अभी जो आपने पढ़ा था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें तो वैल्यू पुट करी आपने। उम्मीद करता हूँ कि 3D का वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आपको क्या दिया है इसने? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 19 अब पढ़ते हैं। एसेशन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। ए में क्या लिखा है? बोथ ए आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ ए एंड आर द ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये है आपके पास 19 क्वेश्चन के लिए एसेशन रीजन, क्योंकि दो गिवन होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, ये रही आपके पास नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें दो ही क्वेश्चन उसने दे रखे हैं आपको एसेशन और रीजन की। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये क्वेश्चंस। नहीं दिख रहे होंगे तो अब दिख जाएंगे आपको ठीक से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास जो आपको ऑन स्क्रीन अच्छे समझ में भी आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा अच्छे से। क्या कह रहा है कि एफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 6 का। ठीक है भाई, डिग्री 6 का कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल ये आ गया है। ठीक है, उसने कहा इस फंक्शन का जो डिफरेंशियल आ गया है वो कितना आ गया, x माइनस 1 की होल पावर 3 और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। कह रहे हैं कि एसेशन है एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1। तो उसने कहा एट एक्स इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू मिनिमम आती है। पहले तो इसके एसेशन को समझ लेते हैं, लेकिन उसकी रीजनिंग उसने क्या समझाई है, उसकी रीजनिंग पर बड़ा ध्यान देना होता है हमें, क्योंकि इसकी रीजनिंग इससे बनी हुई है ना, एसेशन से। तो एसेशन कह रहा है कि एसेशन जब चेक करना तो इसकी रीजनिंग ये लिखी हुई है, कब, जब dx यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो x बिलोंग्स टू a माइनस h से a होना चाहिए। और यदि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से ज्यादा होती है तो a से a प्लस h पर, जहां h इज एन इनफाइनाइटेसिमली, इसका मतलब है स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, देन fx हैज मिनिमम एट x इज इक्वल टू a प्रोवाइडेड fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। यानी सीधा सीधा आपको पता लग गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल दी। कोई कॉन्टिन्यूअस कह दिया, क्या कह दिया इसने, कॉन्टिन्यूअस कह दिया। किस पर है, एट एक्स इक्वल टू ए पर है। यानी हमें मिनिमम वैल्यू किस पे दे रखी है बताओ, हमें मिनिमम वैल्यू दे रखी है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। पहले इस पे चेक कर लो जिसकी एसेशन है पहले वो ठीक है क्या। रीजनिंग में फिर बताता हूं आपको क्या करते हैं। रीजनिंग में इसने ज्यादातर, यदि आप कंसेप्ट को समझो तो इसने वो कंसेप्ट लगाया क्वांटिटी वाली डेफिनेशन का, लेकिन यदि आप इसको और बेसिकली ध्यान से और समझने की कोशिश करो तो चाहे तो आप इसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा से भी इस कंसेप्ट को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले बात तो हम इसके डिफरेंशियल की कर देते हैं। डिफरेंशियल में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसने दे रखा, ये आ गया था आपके पास, और इसको आप किसके इक्वल रख दीजिए, जीरो के इक्वल रख दीजिए। किसके इक्वल रख दीजिए, जीरो के इक्वल। पुट एफ डैश एक्स को आपने जीरो के इक्वल रख दिया, तो एक्स माइनस 1 की होल क्यूब एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो या तो ये जीरो या ये जीरो, तो एक्स की वैल्यू तो 1 आएगी या 3 आएगी, या तो 1 मिलेगी आपको या 3 मिलेगी। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से फर्स्ट टेस्ट क्या कहता है, इसे लंबा लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये प्लस 1 और ये प्लस 3। माइनस इन्फिनिटी से प्लस 1 के बिटवीन कोई भी डिफरेंशियल के डेरिवेटिव में कोई भी वैल्यू रख के देखो, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव, उम्मीद करता हूं कि आपको क्या दिखेगी, क्योंकि x माइनस 1 आपने रख दी वैल्यू यहाँ पे जीरो, तो नेगेटिव आएगी। सॉल्व कर सकते हैं आप। 1 से 3 के बिटवीन 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 यानी पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे 2 माइनस 3 का उसके तो पॉजिटिव आ जाएगी। 3 से 4 के बिटवीन यदि आपने 4 रखा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो यानी 3 के इधर तो न्यूट्रल मिल रहा है, इधर भी और इधर भी, लेकिन 1 के देखो, 1 ने सारी कहानी को बता दिया कि मिनिमम वैल्यू कैसे डिफाइन कर रहा है 1। देखो 1 के दिस साइड क्या है, नेगेटिव, और दिस साइड क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो साइन क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव पे चेंज हो गया। जब साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाए, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, तो फंक्शन क्या होता है, मिनिमा। तो किस पॉइंट पर हो गया, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर क्या हो रहा है, डिफरेंस, इधर क्या हो रहा है, ऐड। तो h साइमल, भाई h क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी तो h क्या है, नेबरहुड पॉइंट ही तो है। 1 के नेबरहुड पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है, 1 के नेबरहुड पॉइंट पे इधर पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पे क्या है, मिनिमम आ रहा है। यस, मिनिमम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसकी एसेशन और रीजनिंग दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 20। ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट था, जिसमें आप लोग ये चेक करते हो कि गिवन फंक्शन के डेरिवेटिव को हमेशा जीरो के इक्वल लिख के वहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके जहां पर डिफरेंशियल होता है वहां पर वैल्यू पुट करते चले जाते हैं, और वहां से साइन चेक करते चले जाते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है साइन। ठीक है ना, कहां पुट करते हैं,
पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको जीरो के इक्वल रखेंगे, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, इट्स कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट उसको बोलते हैं जहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए, या वो पॉइंट जो गिवन डेरिवेटिव को डज नॉट एग्जिस्ट कराता है, उसे आप क्रिटिकल पॉइंट्स कॉल करते हैं। क्या कॉल करते हैं आप उसे? क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो वहां पे रखने के बाद उसको फिर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद उसका साइन चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं? साइन। साइन के बाद ये देखते हैं यदि नेगेटिव से उस पॉइंट के, जैसे 1 अभी 3 आया था, यहाँ नेगेटिव था और यहाँ पॉजिटिव था, तो 1 के इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो क्या हो गया? साइन चेंज हो गया, तो फंक्शन मिनिमा। और यदि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज होता है तो फंक्शन इज लोकल मैक्सिमा। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है ये फॉर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? द रिलेशन, एसेशन दिया उसने मुझे कि एक रिलेशन बता रहा है एफ सच दैट 1 2 3 4, और जिसमें कनेक्ट किया इसने एक्स वाई जेड पी से, और इसमें एक रिलेशन तैयार किया इसने, फंक्शन तैयार किया, सॉरी फंक्शन कह रहा है 1 और एक्स 2 वाई और 3 जेड इज ए बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होनी चाहिए 1 1 और 1 2 होना चाहिए, तो ये तो 1 1 तो है ही नहीं, 1 1 तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? अब समझते हैं इसको, छोटी सी बात को समझ ले, इसलिए नहीं है यार, ध्यान दे। इनपुट में क्या है? 1 2 3 4 1 2 3 4। आउटपुट में क्या आ रहा है इसके? आउटपुट में एक्स वाई जेड, ठीक है, और पी। तो इसने जो फंक्शन बताया 1 किससे कनेक्ट कराया? एक्स से, 2 किससे कनेक्ट कराया? वाई से, और 3 किससे कनेक्ट किया? जेड। तो एक एलिमेंट बच गया, एक एलिमेंट बच गया। और डोमेन में कोई भी एलिमेंट कभी भी खाली होना नहीं चाहिए, तो इट इज नॉट ए 1 1 फंक्शन, ये 1 1 नहीं है। ठीक है, 1 1 नहीं है, तो ये तो 1 1 है, तो पहले तो इसकी एसर्शन तो गलती हो गई। रीजनिंग देख लीजिए, रीजनिंग में क्या दे रहा है, रीजनिंग ठीक लिखी है इसकी। 1 2 3 इनपुट में है, आउटपुट में इसने एक्स वाई जेड से कनेक्ट करा रखी है, तो दैट्स ऑल। तो ये क्या है? 1 1 फंक्शन है। तो यानी इसकी रीजनिंग तो ठीक है, रीजनिंग तो क्या है? ठीक है, लेकिन एसर्शन क्या है इसकी? गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लेना, ऑप्शन डी में क्या ये लिखा हुआ कि एसर्शन तो क्या होना चाहिए? फॉल्स, और रीजनिंग क्या होनी चाहिए इसकी? करेक्ट। ठीक है ना, रीजनिंग ट्रू होनी चाहिए इसकी। उम्मीद करता हूँ कि एसेशन और रीजन के ये वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ये समझ गया गया ना पॉइंट क्या ना क्या चल रहा है। देखो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, यहाँ पे इसने ये तो लिखा भाई 1 2 3 इसका इनपुट है, आउटपुट उसने खुद दे दिया एक्स वाई जेड, यानी 1 से एक्स 2 से 1 कनेक्ट, एक्स से 2 कनेक्ट, वाई से 3 कनेक्ट, जेड से, दैट्स ऑल। पी भी लिख दो चाहे आप, पी से कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर चाहे एलिमेंट खाली बच जाए कोई दिक्कत नहीं। कोडोमेन के पार्ट्स कोई भी एलिमेंट खाली हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। उम्मीद करूंगा ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे पॉइंट की तरफ। तो ये थे असर्शन रीजन, यानी अब आपके पूरे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके 1 1 मार्क के। ठीक है, जिसमें 18 एमसीक्यू और 2 क्वेश्चन असर्शन और रीजन के आपने सॉल्व किए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपके आउट ऑफ 20 में से कितने क्वेश्चन इज द करेक्ट है। ठीक है, कितने करेक्ट क्वेश्चन आए हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, सेक्शन नंबर बी। ये आपके पास सेक्शन बी, जिसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है भाई, सेक्शन बी में और सेक्शन बी क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 33 पाई अपॉन 4, 33 पाई अपॉन 4। आपको पता होना चाहिए इन सब की रेंज और कोडोमेन। देखिए, जो साइन होता है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बिटवीन ऑक्सीलेट करता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 इस रेंज में जाएगा, तभी कंपेयर कर पाएगा, अदरवाइज कंपेयरिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहले हमें देखो इसे ब्रेक करना होगा। पहले हम लिखते हैं क्या है, समझो। साइन इनवर्स कॉस 33 पाई अपॉन 4, ये लिखा हुआ है। तो इसे हम क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प क्या लेने वाले हैं, समझो। साइन इनवर्स कॉस, तो मैं पाई के राउंड लूंगा, प्लस यहाँ लिखो 4 इंटू
पाई के कितने राउंड, 2 पाई के कितने राउंड लेना चाहोगे आप, यानी 360 प्लस थीटा के राउंड लेने हैं आपको। कितने, किसके राउंड लेने हैं, 360 प्लस थीटा के राउंड लेने हैं। किसके राउंड लेने होते हैं, 360 प्लस थीटा, यानी 2 पाई का मतलब होता है 360। तो जितना 33 पाई अपॉन आ जाए, तो आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8 8 4 2 जा 8 8 4 जा 32 32 और एक 33। तो उम्मीद करूंगा 33 ये बन जाएगा इस तरीके से, चेक कर लो। 8 2 जा 16, सॉरी 8 2 जा 16, 4 जा 64 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे आप 4 ले सकते हैं, सॉरी 4 राउंड लेने पड़ेंगे। कितने 4 राउंड लेने पड़ेंगे, 4 राउंड। यदि आप इसमें 4 राउंड लेते हो तो 4 2 जा 8 8 4 जा कितने हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि 4 2 जा 8 8 4 जा 32 32 और 1 33। तो यानी आपको 2 पाई के कितने राउंड लेने पड़ेंगे, 4 राउंड लेने होंगे। यदि आपको 2 पाई के 4 राउंड लेने होंगे तो 2 पाई, अब देखो राउंड को एलिमिनेट कर लो दिमाग के अंदर से, तो 2 पाई प्लस थीटा यानी 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, उम्मीद करता हूं ये क्वाड्रेंट होता है आपके पास फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस किस चीज का होता है, पॉजिटिव होता है, आपको पता है। और एएसटीसी रूल होता है, उस एएसटीसी रूल से हमें वैसे फॉलो करना होता है। अब बाहर क्या है, साइन इनवर्स, अंदर क्या है, कोस। ठीक है, बात समझे, बाहर क्या है साइन इनवर्स, अंदर क्या है कॉस। तो आप इसे चेंज कर सकते हो इस तरह से भी, आप चाहे इस बात को ऐसे लिख दीजिए, साइन इनवर्स कोस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, वैसे आप बता सकते हो, जनरली बात है कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। और साइन इनवर्स के टेबल में 1/√2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है वो भी आप बता सकते हो, साइन पाई बाई 4 की होती है। तो साइन से साइन कैंसिल कंप्लीट हो गया, कितना आ गया पाई बाई 4, और ऑलरेडी पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बिटवीन क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे हमने डील किया और क्या इनका प्रोसेसर था। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका और वाला पार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो अभी लगा इस क्वेश्चन में वो क्वाड्रेंट सिस्टम लगा है। यार देखो क्वाड्रेंट सिस्टम आपके पास आना चाहिए, वो बेसिकली फंडामेंटल आपको पता आना चाहिए कौन सी चीज क्वाड्रेंट सिस्टम में कौन सी पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव होती है। ठीक है, अब इसका और वाला पार्ट देखिए, और वाला क्या कह रहा है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका डोमेन बताना है। इसका क्या बताना है, मुझे डोमेन बताना है। और इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्या बताना है, डोमेन बताना है। तो डोमेन कैसे बताएंगे आप इसका, उस बात को समझेंगे। देखिए, जब भी आपको इसका डोमेन बताना होता है तो आपको साइन इनवर्स एक्स का यानी एक्स का डोमेन पता होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है -1 से +1 के बिटवीन क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है, जिसकी वैल्यू ये यानी ये होती है साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि कंसेप्ट में क्या था, साइन इनवर्स एक्स। उम्मीद करता हूँ, यदि देखता हूँ अभी पीडीएफ है तो मैं अभी आपको शो कर देता हूँ, पीडीएफ को दिखा देता हूँ मैं आपको अभी। इमेज, देखिए आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि ये क्या थी टेबल, मैंने आपको बता भी रखा है इसके बारे में। ठीक है ना, प्रीवियस वाली मॉक टेस्ट सीरीज में हमने डिस्कस भी किया था कि डोमेन और रेंज के बारे में, कि किसकी क्या डोमेन होती है। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन कितनी होती है, -1 से +1, जिसकी रेंज कितनी होती है, -π/2 से +π/2, यानी इतने में ही ऑक्सीलेट करनी चाहिए, इससे ऊपर ऑक्सीलेट नहीं करनी चाहिए। इस तरह से cos इनवर्स एक्स की डोमेन कितनी होती है, -1 to +1, क्लोज इंटरवल है, ध्यान रखेंगे। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है साइन इनवर्स एक्स का मतलब यहाँ पर ये जो इसने डोमेन दी है इसकी, वो दी है -1 to +1, ये है क्लोज इंटरवल पे। इसका मतलब है जो इसमें ये वाला जो x होता है यानी जो साइड लिखी होती है इसकी वैल्यू -1 से +1 होती है। इस तरह से इसमें भी ऐसे ही डिफाइन कर रहा है। इसमें कह रहा है कि जो x है वो रियल नंबर में बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, रियल। नीचे वाले में भी क्या कह रहा है, x एलिमेंट जो है किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। और ये जो r रियल में से माइनस कर रहा है -1 to +1, ये मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये इस तरह से इसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। ठीक है, डिलीट, हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ भी था। तो जो ये एक्स है जो आपने देखा भी है, इसे दोबारा देख लीजिए।
जो हमारे पास साइन इनवर्स हमें दिया था क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है वो -1 से +1 के बिटवीन ऑक्सीलेट करता है, ठीक है, साइड उसकी। तो -4 को दिस साइड ले जाइए, -4 को भी दिस साइड। तो -4 जब इस साइड आएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा, तो प्लस के 4 माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस के 4, तो यानी 3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। जब भी स्क्वायर्स को हटाते हैं आप हमेशा ध्यान रखें तो मोड लगाते हैं, पहले क्या लगाएंगे, मोड से। मोड ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना लिखेंगे 5, यानी √3 लेस देन इक्वल टू एक्स मोड लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब मोड की वैल्यू पॉजिटिव √5, सॉरी ये भी क्या आएगा √5 आएगा। मोड की वैल्यू √3 से √5 जा रही है, √3 से कितनी जा रही है √5। तो आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए दोनों तरफ रूट हो और मोड एक्स इससे इधर की तरफ मूव कर रहा हो, तो ध्यान रखेंगे एक प्रॉपर्टी होती है मोड ऑफ एक्स लेस देन ए से लेस देन बी के बिटवीन। तो इसमें हम सॉल्यूशन लगा सकते हैं -b से +a, इक्वलिटी का साइन है तो लगा सकते हैं, और यूनियन -a to b, ये आप लगा, सॉरी इंटरसेक्शन, क्या लगा सकते हैं, इंटरसेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, और आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, इसमें जो इंटरसेक्शन नहीं लगेगा इसमें यूनियन ही लगता हमेशा, इसका ये फॉर्मूला होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सही से ध्यान रखिए। चलो दोबारा लिख देता हूँ इस चीज़ को, इसका फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि जो मोड ऑफ एक्स होता है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए से लेस देन इक्वल टू बी होती है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा ध्यान रखेंगे -b से -a क्लोज इंटरवल यूनियन +a से +b होता है, ये होती है इसकी कहानी, ठीक है भाई। तो सेम ये कैटेगरी आपको यहाँ डिफाइन करनी है सेम। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा भाई, -√5 से माइनस का √3 क्लोज इंटरवल, ठीक है, यूनियन 3 से √3 से √5, दैट्स ऑल। ये इसकी डोमेन होगी, क्या आ गई इसकी, ये आपके पास डोमेन आ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। या तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना आप एग्जाम में, या ये वाला, लेकिन मैंने आपको दोनों करा दी क्योंकि दोनों आपके लिए बेस्ट थे, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि आपका करा हुआ क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिख जाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 22, जो आपके पास है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच, आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है इन विच एफ सच दैट, कोई रियल से रियल पे कोई फंक्शन बन रहा है, ठीक है, डिफाइंड बाई एफ एक्स, कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया उसने, एक्स ई की पावर एक्स इज इंक्रीजिंग, फंक्शन कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। इंक्रीजिंग पे बात कर रहा है, तो यार इंक्रीजिंग के लिए देखो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लो ऑन डिफरेंशियल। इंटरवल निकालने के लिए डिफरेंशियल करिए, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है एफ डैश एक्स, दो फंक्शन प्रोडक्ट है, फर्स्ट वाले को एज इट इज, सेकंड वाले का डिफरेंशियल, प्लस सेकंड वाले को एज इट इज, फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल, ई की पावर एक्स कॉमन, तो क्या बन गया x+1। और हमेशा जब भी इंटरवल फाइंड आउट करो तो गिवन डिफरेंशिएट को जीरो के इक्वल रख दो, तो ई की पावर x+1 इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो, ई की पावर x कभी जीरो हो नहीं सकती, तो अब आपके पास x+1 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1, x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको -1 मिल गई। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, नंबर लाइन पे, -1 ये रहा, -∞ ये रहा, +∞, ठीक है। तो हमें इंटरवल बताना ना, इंटरवल किस होता है, जब गिवन फंक्शन से इंक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा कि इंक्रीजिंग का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, ठीक है भाई। इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तो रखते हैं -∞ से -1 के बिटवीन डिफरेंशियल में इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, -∞ से -1 के बिटवीन डिफरेंशिएट में वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू देख लीजिए पॉजिटिव वाली, नेगेटिव, -2 रख लीजिए, -2 + 1, -2 + 1 कैसा साइन देगा, नेगेटिव, और -1 से इन्फिनिटी जीरो रखोगे तो पॉजिटिव, तो हमें तो क्या चाहिए, पॉजिटिव। किस इंटरवल में मिल रहा पॉजिटिव, इस वाले इंटरवल में। तो फंक्शन एफ ऑर्डर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इज इंक्रीजिंग कब हो रहा है, जब वो -1 से +∞ पर हो जाएगा। तो यहाँ मैं देखा मैंने क्लोज इंटरवल लगाया है। क्लोज इंटरवल क्यों लगाया है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, इंक्रीजिंग। यदि वो आपसे पूछ लेता क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या पूछ लेता वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
तो बस आपको -1 टू इन्फिनिटी ओपन ही लगाते फिर दोनों तरफ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आंसर -1 टू इन्फिनिटी और इंक्रीजिंग में आंसर क्या जाए क्लोज इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी। बस ये ध्यान रखेंगे इस बात का। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का, ये 2 मार्क्स का था। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 fx इक्वल टू, उसने आपको डिफाइन किया है fx इक्वल टू 1/4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसने दिया आपको fx इक्वल टू 1/4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x बिलोंग्स टू द, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। fx से क्या पूछ लिया आपसे, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा का क्वेश्चन है, दैट्स ऑल। बस करना कुछ नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है। इसको ऊपर ले जाओ, ऐसे कर लेंगे डिफरेंशियल। पहले बात समझे, इसको ऊपर लेके -1 कर लो भाई। अब इसका डिफरेंशियल लगा दे, बता क्या आएगा इसका ऑन डिफरेंशियल। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको अपने माइंड में क्या पढ़ लिया, x की पावर -1 पावर साइड में आ गई, 1 लेस बच गया, 1 लेस यानी 2, तो इसकी पावर कितनी होगी 2। ठीक, अब बताओ जिसको अपने माइंड में आपने x पढ़ा, अब उसका डिफरेंशियल मेरे दोस्त बता क्या आएगा। 4x स्क्वायर डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 8x और 2x का कितना हो जाएगा भाई 2। ठीक है, अब आपको करना क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख देना, 0 के इक्वल। किसके इक्वल रख देना, 0 के इक्वल। तो रख दे भाई, तो माइनस का 8x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। कहाँ पहुंच गया 0 में, तो आपके पास फाइनली यहाँ से 8x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई -1/4। ये x आ गया इज इक्वल टू -1/4। यदि आप इसे चेक करो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से, तो इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो, माइनस का 1/4 ये रहा, माइनस इन्फिनिटी ये रहा, प्लस इन्फिनिटी ये रहा। तो माइनस इन्फिनिटी से -1/4 के बिटवीन वैल्यू कोई भी रख लीजिए, कोई भी जो आपको सही लगती हो, -2 -3, डिफरेंशिएट में पुट करना। कहाँ पुट करना, डिफरेंशियल में। और डिफरेंशियल आपने ये किया हुआ है, यहाँ पुट कर दीजिए। कोई भी वैल्यू लीजिए, सपोज आपने 2 ले लिए, -1 ले ली, चलो -1 ले लेता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि ये -1 से तो कम ही है, क्योंकि 0 और -1 के बिटवीन पार्ट आएगा। तो आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से -1/4 के बिटवीन। तो आप जब रखेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि स्क्वायर है पॉजिटिव देगा, लेकिन बाहर कैसा है नेगेटिव है। तो आपने यदि -1 ली है तो -8 प्लस 2 माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या बन गया पॉजिटिव। तो नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, हमेशा नेगेटिव। डिफरेंशिएट में पुट करना, इनके बिटवीन जो तुम्हें चाहिए वैल्यू वो ले लेना। ठीक है भाई। अब अब तुम देख रहे हो कि -1/4 के दिस साइड कैसा साइन पॉजिटिव और दिस साइड कैसा आ गया नेगेटिव। तो इसका मतलब जब साइन माइ प्लस से नेगेटिव की तरफ मूव कर दो तो फंक्शन क्या होता है, यानी इस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा हो गया। यानी इस पॉइंट पर किस पर हो गया, एट x इक्वल टू -1/4 पर फंक्शन कैसा हो गया, लोकल मैक्सिमा हो गया। और यदि ये मैक्सिमा हो गया तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट से इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना है आपको, उठा के सीधा कहां पुट कर दो, फंक्शन में पुट कर दो। कहां पुट कर दो, फंक्शन में। क्या, x के रिप्लेस पे क्या पुट कर दो, माइनस का 1/4। x के रिप्लेस पे क्या पुट कर दो, माइनस का 1/4। जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो बस उठा के कहां पुट कर देना, फंक्शन में पुट कर देना। तो वहां से क्या निकल जाएगी आपको, इसकी फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो रख देते हैं यहाँ पे x के रिप्लेस पे -1/4 रखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1/4। 1/4 का स्क्वायर हो गया 1/16 प्लस 2 इंटू -1/4 और प्लस में कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। 4 4 जा 16 आ गया, 2 2 जा आ गया 4 आ गया आपके पास। तो आपके पास फाइनली 1/4 आ गया, माइनस का 1/2 आ गया, प्लस का 1 आ गया। तो एलसीएम में ऊपर 1 नीचे आ गया, एलसीएम 4। तो 4 माइनस का 2 प्लस का 4, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 4 + 1 5 2 3, तो आंसर आ गया आपके पास 4/3। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो जब भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी हो तो उसे उठा के कहाँ पुट कर दीजिए, फंक्शन में पुट कर दीजिए। तो वहां से आप फाइनली गेट कर लेंगे इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। कहाँ पुट करना होता है, फंक्शन में पुट करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि और वाला कंसेप्ट आप अच्छे से कर चुके होंगे।
सेम यही है, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, प्रॉफिट का क्वेश्चन है। सीधा डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दो। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये शीट्स आपकी जो अभी थी ये आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं हम लोग क्या है। 24 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है 24, इसको थोड़ा समझेंगे। इस सेक्शन के बस आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको थोड़ा सा आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है कि भाई इवोल्यूएट करना है इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू इवोल्यूएट करनी है आपको। इंटीग्रल आपको लिखा है -1 to +1 log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स ऑफ dx की। बस अब एक बात बताइए, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, क्या बताई थी कि भाई -a से +a एफ एक्स ऑफ dx के लिए जब भी लिमिट -a टू +a आ जाए तो हमेशा दो केस होता है। ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स ऑफ dx कब बनेगा, इफ जब एफ एक्स इज इवन हो जाएगा। जब एफ एक्स क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। जीरो कब मिलेगा मुझे, इफ जब एफ एक्स इज ओड हो जाएगा। एफ एक्स क्या हो जाएगा, ओड। अब इवन ओड का सिस्टम क्या होता है, अब इस बात को और समझ लीजिए। इवन और ओड का मतलब क्या होता है, जब लिमिट क्या हो, ध्यान रखना, जब लिमिट माइनस से प्लस हो, सेम पॉइंट की माइनस टू प्लस हो रही हो, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। लिमिट में किससे बात कर रहा हूं, जब माइनस टू प्लस हो रही हो, तो बस उस केस में आप देख सकते हो। देखो इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है, मैं अभी आपको यहीं से समझा दूंगा सारी खेल, समझो। ये आपने क्या कह दिया, एफ एक्स है, एफ एक्स इजकल टू कितना हो गया आपके पास, 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स लॉग में। अब आपको करना क्या होता है, इवन ऑड चेक करने के लिए बस x के रिप्लेस पे क्या पुट कर देना, माइनस एक्स। इवन ऑड चेक करने के लिए क्या करते हैं, x के रिप्लेस पे माइनस एक्स पुट कर दो। x के रिप्लेस पे माइनस एक्स, तो माइनस हो गया प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। क्या इस बात को मैं ऐसे लिख दूं, लॉग 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स और इसकी पूरे की पावर -1। पहले बताओ इतनी बात समझ में। अब ये बन गई लॉग a की पावर है पावर साइड में, तो माइनस आ गया लॉग 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, और उम्मीद करूंगा कि माइनस क्या आ गया आपके पास, एफ एक्स। तो यानी आपके पास आपने क्या चेक किया, एफ के रिप्लेस में माइनस एक्स पुट करके फंक्शन क्या मिल गया आपको, माइनस एफ एक्स। यानी जब माइनस फंक्शन बाहर आ जाए तो फंक्शन का इंटीग्रल यानी ओड हो गया, इसे बोलते हैं ओड। जब x के रिप्लेस पे माइनस एक्स रखने पर माइनस का साइन जब भी बाहर आ जाए तो फंक्शन बोला जाता है ओड। और जब फंक्शन में माइनस एक्स रखने पर माइनस एडजस्ट हो जाए, यानी माइनस ना बाहर आके प्लस का साइन आ जाए, तो उसे आप बोलते हैं इवन। क्या बोलते हैं आप उसे उस टाइम पे, इवन बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इवन फंक्शन ये आ जाता, और ओड फंक्शन पे इंटीग्रल की वैल्यू 0। तो हमारा ये फंक्शन कैसा है, ये हमारा पास फंक्शन है ओड, और इस ओड का इंटीग्रल कितना आ गया मेरे पास, 0। तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना मिल गया, 0। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का पैटर्न मैंने आपको समझा ही दिया है, ये प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना है, कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वाला इंटीग्रल आप अच्छे से समझ गए होंगे। मेरी स्पीड यदि आपको लग रही है कि ज़्यादा तेज हो रही है या ज़्यादा कम हो रही है, ऑप्शन आपके पास होता ही है यूट्यूब पे, उसमें आप कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, और यदि इतनी देर तक आप टिक गए हो तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दीजिए इस चीज़ को। ठीक है, और बताइए वीडियो सही अच्छी लग रही है तो मोटिवेट भी तो करना ज़रूरी है यार आपको। मोटिवेट नहीं करोगे तो कैसे मेरा काम चलेगा। मोटिवेट भी करते रहो बीच बीच में मुझे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा ना करो तो थोड़ा सा तो कर ही दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फंक्शन एफ सच दैट रियल टेंस टू रियल पर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स हैज एनी क्रिटिकल पॉइंट्स और नॉट। कह रहा है कि बताओ इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स है या नहीं है, यदि है तो फाइंड करो, यदि है तो बताओ क्या है। ठीक है ना, तो अब इस बारे में बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। यदि है तो बताना है कि कौन से हैं, बस छोटा सा कंसेप्ट है, समझो। जब भी हमको किसी का भी क्रिटिकल पॉइंट चेक करना है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप क्रिटिकल पॉइंट उनको बोलते हैं जब किसी फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट हो सकता है, एट एक्स इक्वल टू सब्ट्रैक्टर जो भी हो, जीरो आ जाए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू जिस पॉइंट पर क्या आ रही होगी, जीरो, वो सब क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। या उस पॉइंट पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा हो, सब क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इस फंक्शन का क्या निकालने वाला हूं, पहले डिफरेंशियल करने वाला हूं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 1।
अब इसको 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, इसके इक्वल पुट कर दूंगा 0 के, क्योंकि हमें जब भी कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो, तो यहीं से तो पता लगेगा ना, जो पॉइंट्स आएंगे वही तो 0 बनाते हैं ना। 3x² + 1 = 0, x² = -1/3, तो x रूट के अंदर माइनस का 1/3, जो कि पॉसिबल कभी नहीं होगा। रियल तो होना चाहिए, क्यों होनी चाहिए रियल? क्योंकि मैपिंग कहाँ से कहाँ तक जा रही है, रियल से रियल पे। ये कैसी आ रही है, इमेजनरी, तो यानी फंक्शन तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो गया तो इसका डेरिवेटिव भी क्या हो गया, f(x) डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। यदि डज नॉट एग्जिस्ट हो गया तो इसका मतलब ये हो गया इसके कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होंगे। इट इज नॉट क्रिटिकल पॉइंट्स इन गिवन कंडीशंस। इसमें कोई भी क्या नहीं है, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है। उम्मीद करता हूं सेक्शन बी, जिसमें आपने 21 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस को देखा है, तो इसमें आप मुझे बता सकते हैं कितने क्वेश्चन आपको आते थे और कितनों के आंसर आपने करेक्ट निकाले हैं। ठीक है, इसमें आप मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल बी ऑनेस्टली करेंगे लेकिन आप। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मॉक टेस्ट पेपर सेक्शन बी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी क्या है उसे देखते हैं।